सेशन में स्टार्ट करेंगे वीकनेस इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। उसके लिए आपको रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल रिकॉल करना होगा कि हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में क्या पढ़ा था, जिसकी बेसिक समरी में अभी थोड़ी सी यहाँ बता रही हूँ, उसको डिटेल में हमने एक्सप्लेन कर लिया था। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के मुताबिक उन्होंने जो एटम का स्ट्रक्चर अल्टीमेटली बताया था वो ये था, उन्होंने बोला था कि एटम ऐसा दिखता है कि उसके बीच में एक न्यूक्लियस है जो कि डेंस कॉम्पैक्ट मास है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। अब तीसरा फंडामेंटल पार्टिकल कहाँ होता है, रह गया इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने बताया कि एटम के अराउंड नंबर ऑफ शेल्स होते हैं डिफरेंट, जिनको हम एनर्जी लेवल या ऑर्बिट्स भी कहते हैं, उनके अंदर कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन। ये उनका एटॉमिक मॉडल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल इस तरीके से एक्सप्लेन किया कि इट कंसिस्ट ऑफ अ सेंटर कॉम्पैक्ट न्यूक्लियस विच कंटेन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, whereas electron revolves around the number of shells present around the nucleus, ठीक है। ये इनका था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब इन्होंने जो एटॉमिक मॉडल दिया था उसमें कुछ वीकनेसेस थी, ठीक है, कुछ कमियां थी, जिसको बाद में जाके नील बोहर ने ओवरकम किया था। अब वीकनेसेस क्या थी, सबसे पहले इन्होंने बोला था, इन्होंने एक बात ये बोली थी कि इलेक्ट्रॉन जो अपने शेल में जब कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट कर रहे होते हैं कंटिन्यूसली, ठीक है, इन्होंने ये बात बोली थी। एंड इट अल्टीमेटली फॉल्स इन न्यूक्लियस। बट अगर इस चीज़ पे गौर करा जाए कि इलेक्ट्रॉन जब कंटिन्यूसली अपने नंबर ऑफ शेल्स में मूव कर रहे हैं और अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं, तो एक वक्त आएगा कि हर चीज़ का एक पोटेंशियल होता है, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। जब वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते रहेंगे और एनर्जी रेडिएट करते रहेंगे तो एक वक्त आएगा कि वो न्यूक्लियस में फॉल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये क्या था, इनके उसकी वीकनेस थी, ये रॉन्ग पॉइंट था, ये ठीक नहीं था, जिसको जाके बाद में ओवरकम किया करेक्ट पॉइंट ऑफ नील बोहर, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। एक और बात इन्होंने बताई, इन्होंने बताया कि दे गिव एक्चुअली लाइन स्पेक्ट्रा इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि अगर ऐसा है कि अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली अपने अंदर से एनर्जी रेडिएट कर रहा है तो उसे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा फॉर्म करना चाहिए, ठीक है। अब हो क्या रहा है, इन्होंने एक पॉइंट ये बता दिया, लेकिन इनके इस पॉइंट के मुताबिक एटम को कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा देना चाहिए, जबकि वो लाइन स्पेक्ट्रा दे रहा है। तो उनके इस पॉइंट को इनके दूसरे ही पॉइंट ने एक तरीके से गलत साबित कर दिया। तो स्पेक्ट्रा बेसिकली नंबर ऑफ लाइट्स जो इमिट हो रही होती हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जब हम नील बोहर पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में जब ट्रांसफ़र होते हैं तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट होती है एक लाइट की शक्ल में, एक कलर की शक्ल में, जिसको हम स्पेक्ट्रा कहते हैं बेसिकली। तो अब स्पेक्ट्रम की भी टाइप्स होती हैं, एक लाइन स्पेक्ट्रा होते हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो इन्होंने बोला कि अगर ऐसा है कि अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली अपने अंदर से एनर्जी रिलीज़ कर रहे हैं, कंटिन्यूसली से आप समझ जाएं, तो उन्हें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देना चाहिए। जबकि उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एटम तो लाइन स्पेक्ट्रा दे रहा है, तो उसी से उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि मेरा जो फर्स्ट पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं, इट मस्ट बी रॉन्ग। लेकिन वो उसको खुद नहीं करेक्ट कर पाया, उसको बाद में जाके किसने करेक्ट किया, नील बोहर ने। So these are the 2 points which indicate the weaknesses in the Rutherford atomic model. First, the electron continuously radiate energy in a single cell they revolve, and second point ये कि उस एटम को इस लिहाज से, इस पॉइंट के लिहाज से कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा फॉर्म करना चाहिए, जबकि वो लाइन स्पेक्ट्रा फॉर्म कर रहा है। तो ये एक कन्फ्यूजन या एक क्वेश्चन मार्क ही रह गया था, इसको क्लियर वो नहीं कर पाए थे, इसको क्लियर फर्दर नील बोहर ने करा था। Hope you got these both points. Thank you.